हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इडू वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्विक रिवीजन नोट्स जो कि खान सर के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी से बता दूं कि ये नोट्स सब्जेक्ट वाइज कराया जा रहा है। इसकी पिछली क्लास पे एक सब्जेक्ट करा दिया गया है। अगर नहीं देखे होंगे तो इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, वहाँ से जाके आप क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखते हैं विषय सूची। सबसे पहले विषय सूची में आज का हमारा दूसरा सब्जेक्ट होगा प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, और प्राचीन भारत के इतिहास में फ्रेंड्स आज का हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत के बारे में जानते हैं। और इसमें पहला पॉइंट दी गई है फ्रेंड्स कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के मुख्यतः कितने स्रोत हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के मुख्यतः कितने स्रोत हैं फ्रेंड्स? तो 3 स्रोत हैं। ठीक है, जो इस प्रकार से है। पहला है हमारा पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, तो एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या शामिल किया जाता है इसके बारे में जानते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत मुख्य रूप से अभिलेख, स्थापत्य कला, चित्रकला, मुद्राएं आदि को शामिल किया जाता है। ठीक है, और इसमें सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स अभिलेख। अभिलेख है क्या? ठीक है, तो अभिलेख पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। ठीक है, और अभिलेख का उल्लेख मुख्यतः शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों आदि पर प्राप्त होता है। ठीक है, और अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन है? तो बोगोज कोई है, जो कि मध्य एशिया की है। ठीक है, और इसमें वैदिक कालीन देवता इंद्र, मित्र, वरुण तथा नक्षत्र का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख किसको माना जाता है? तो भारत के सबसे प्राचीनतम अभिलेख अशोक के अभिलेख को माना जाता है, जो कि ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपि में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था और 1837 में पढ़े थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख दी गई है, इनके बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। तो पहला हमारा है हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, और संबंधित शासक एवं इसकी विशेषताएं दी गई है। ठीक है, तो ये कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है, और ये इसमें इसकी विशेषता क्या है? तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किया गया है और कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है और इसमें सुदर्शन झील के विषय में जानकारी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नासिक अभिलेख, जो कि गौतमी पुत्र सातकर्णी की है और इसमें सतवाहन शासकों की उपलब्धियां की विशेषता की गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रयाग स्तंभलेख। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त की है, इसमें समुद्रगुप्त के विजय की उल्लेख की गई है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है एहोल अभिलेख, जो कि पुलकेशिन द्वितीय की है। ठीक है, नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख, जो कि यशोवर्मन की है और इसमें रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ग्वालियर अभिलेख, जो कि गुर्जर प्रतिहार शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है भीतरी स्तंभलेख। भीतरी स्तंभलेख में फ्रेंड्स स्कंद गुप्त की है और हुनों पर विजय का विवरण इसमें मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख में बंगाल शासक विजयसेन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट है बांसखीरा तथा मधुबन अभिलेख। मधुबन अभिलेख में क्या होता है फ्रेंड्स? तो हर्षवर्धन की उपलब्धियों का विवरण मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख। तो इसमें सतवाहन शासकों की उपलब्धियां की वर्णन मिलती है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है अयोध्या अभिलेख, जिसमें शुंग शासकों की उपलब्धियां मिलती है और
नेक्स्ट है भड़हूत अभिलेख। इसमें भी सुंग शासकों द्वारा ये निर्मित है भड़हूत अभिलेख। और लास्ट है हमारा एरन अभिलेख, जो कि भानुगुप्त की है, और इसमें सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिला है। ठीक है, देखते हैं फ्रेंड्स। अब दूसरा हमारा है साहित्यिक स्रोत। ठीक है, दूसरा स्रोत में है साहित्यिक स्रोत। इसके बारे में जानते हैं फ्रेंड। तो साहित्यिक स्रोत के मुख्य तो दो प्रकार के होते हैं। साहित्यिक स्रोत कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक धार्मिक साहित्य और एक लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में क्या होता है? तो वेद, पुराण, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, वेदांग, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन साहित्य के आदि शामिल है। जबकि लौकिक साहित्य में क्या है? अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी, गार्गी संहिता, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, मालविकाग्नि मित्रम, राजतरंगिणी आदि शामिल है। ठीक है, और तीसरा हमारा स्रोत है विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, तीसरा क्या है? विदेशी यात्रियों का विवरण। इसके बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। तो भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण में से भी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसमें मुख्यतः यूनानी, रोमन, अरबी एवं चीनी यात्री सम्मिलित है। ठीक है, देख लेते हैं फ्रेंड्स, कुछ पॉइंट है। यात्री, लेखक और उनकी पुस्तक दिया गया है और संबंधित विवरण दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। और इससे संबंधित विवरण क्या है? तो मौर्यकालीन समाज व संस्कृति का उल्लेख किया है इसमें, इस पुस्तक में। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है पिलिनी, जो कि इसका पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरी का। इसमें इन्होंने भारत व इटली के मध्य व्यापार, वनस्पतियों व खनिजों का उल्लेख किए हैं। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट है टालमी। इनका पुस्तक है जियोग्राफी एवं पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। ठीक है, और इनसे संबंधित विवरण क्या है? तो भारतीय बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन इस पुस्तक में टॉलमी किए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है हेरोडोटस। हेरोडोटस के पुस्तक के नाम क्या है फ्रेंड्स? तो हिस्टोरिका है। इसमें इन्होंने भारत व फारस के मध्य संबंधों का वर्णन किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फाहियान। फाहियान, इनकी पुस्तक के नाम क्या है? फो क्यों की। ठीक है, और इसमें इन्होंने गुप्तकालीन सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति का विवरण किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हेन सांग। हेन सांग की पुस्तक की क्या नाम है? सी यू की। ठीक है, और ये हर्षकालीन भारत का वर्णन किए हैं। ठीक है, ये दोनों चीनी यात्री थे। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा है हीली। हीली, जो कि इनकी पुस्तक के नाम है हेनसांग की जीवनी। ठीक है, और इसमें इन्होंने हर्षकालीन इतिहास की वर्णन की है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है इतिसंग। इतिसंग और मार्को पोलो, अलबर्नी, अलसमुदी आदि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स प्राचीन भारतीय इतिहास का काल तथा विभाजन। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास का विशद सामग्री की इतिहासकारों ने अध्ययन की दृष्टि से कितने कालों में वर्गीकृत किया है? तो 3 कालों में वर्गीकृत किया है। पहला हमारा है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा हमारा है आदि ऐतिहासिक काल, और तीसरा हमारा है ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल में क्या है फ्रेंड्स? तो लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, और आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त है परंतु अपठनीय है, और ऐतिहासिक काल में क्या है फ्रेंड्स? तो पठनीय लिखित साक्ष्य प्राप्त है। ठीक है, दोनों है इसमें। एक एक करके देखते हैं फ्रेंड्स, इसके बारे में जानते हैं। तो देखते हैं पहला प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल में देखेंगे पाषाण काल। पाषाण काल के कुछ पॉइंट हैं, देखते हैं पॉइंट को। तो भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कब हुई? तो 1863 में हुई थी। ठीक है, और इस दौरान भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पल्लवरम से
प्रथम पूरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए थे। ठीक है, अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो 3 भागों में विभाजित किया गया था। कौन कौन है देखते हैं। पहला हमारा है पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल है पहला हमारा। इसकी कुछ पॉइंट है देखते हैं फ्रेंड्स। भारत में पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लाइस्टोसिन युग से हुआ। ठीक है, भारत में पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास किस युग से हुआ? तो प्लाइस्टोसिन युग से हुआ। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है हमारा, इस काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? आखेट था, यानी शिकार था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं में इस काल के बने चित्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है, इस काल में होमो सेपियंस ज्ञानी मानव का उदय हुआ था। ठीक है, और हमारा दूसरा है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बारे में कुछ पॉइंट है देखते हैं। इसी काल के पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो कि मध्य प्रदेश, आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उत्तर प्रदेश के शराय नहर तथा महदाहा नामक स्थल से मध्य पाषाण कालीन मानव अस्थि पंजर प्राप्त हुए थे और इसे भारत में मानव कंकाल का प्रथम साक्ष्य माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, तीसरा हमारा है नवपाषाण काल। इसके बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। तो इस काल में मानव द्वारा सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। ठीक है, इस काल में क्या हुए? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए जो कि बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। ठीक है, और इसी के साथ इलाहाबाद के कुलडीहवा से चावल की खेती का साक्ष्य प्राप्त हुआ। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस काल में मानव कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया करते थे। नवपाषाण काल में मानव कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया करते थे। ठीक है, इस काल की सबसे बड़ी खोज क्या है? तो पहिया का आविष्कार था। ठीक है, और नवपाषाण में ही सर्वप्रथम आग का प्रचलन हुआ। नवपाषाण काल में ही क्या हुआ? सर्वप्रथम आग का प्रचलन हुआ था। ठीक है, और कश्मीर के बुर्ज होम से मानव के शव के साथ उसके पालतू कुत्तों को भी दफनाने का प्रमाण प्राप्त इसी में मिल हुआ था। ठीक है, और हमारा दूसरा है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी सभ्यता है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता है। ठीक है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दिया गया। ठीक है, और इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्यसागरीय थे। ठीक है, इस सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे? तो द्रविड़ और भूमध्यसागरीय थे। ठीक है, कुछ पॉइंट देखते हैं। रेडियो कार्बन C14 तकनीक के माध्यम से इस सभ्यता का काल कितना माना गया है? तो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, तो वो एक नगरीय सभ्यता थी। नगर दो भागों में विभाजित थे, पहला दुर्ग और दूसरा निचला शहर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी की लोगों के मुख्य व्यवसाय व्यापार, कृषि तथा पशुपालन था। ठीक है, और इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी जो थे गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल तथा चावल एवं अनेक फल उगाते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा
शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन प्रयोग किया जाता था। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इस सभ्यता में स्त्री एवं पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। क्या थी फ्रेंड्स? तो इस सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। ठीक है, और सिंधु सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा किया करते थे। धरती को ये लोग क्या मानते थे? तो उर्वरता की देवी मानकर ये क्या करते थे? पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं लिंग पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, पशुओं में कुब्बड़ वाला बैल इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, सिंधु सभ्यता के लोग सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ठीक है, कैसा वस्त्र का प्रयोग करते थे? तो सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। ठीक है, और ये मनोरंजन के लिए क्या करते थे? तो मछली पकड़ते थे, शिकार, पशु पक्षियों का आपस में लड़ाना, चौपड़ और पास खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। ठीक है, देखते हैं फ्रेंड्स कुछ पॉइंट है। पॉइंट से पहले महत्वपूर्ण स्थल एवं उनकी अवस्थिति देखते हैं फ्रेंड्स। स्थल है हड़प्पा, सबसे पहले है हड़प्पा। हड़प्पा की खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। और ये कब किए थे? तो 1921 में किए थे। और हड़प्पा जो है वो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मंडगमरू जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नदी का नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। तो ये रावी नदी के तट पर स्थित है। और महत्वपूर्ण खोज है, बलुआ पत्थर की बनी मानव मूर्तियां, अन्नागाड़ एवं बैलगाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को हम क्या मृतकों के टीलों के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसके खोजकर्ता कौन है? तो राखल दास बनर्जी। इन्होंने 1922 में खोज की थी मोहनजोदड़ो की। और इसकी स्थिति क्या है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और इसमें विशाल स्नानागार, अन्नागार, कांस्य की नर्तक की मूर्ति, पशुपति महादेव की मुहर, दाढ़ी वाले मनुष्य की, पत्थर की मूर्ति, बने हुए कपड़े आदि मिले। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सुतका गैंडोर। सुतका गैंडोर इसके खोज करता है स्टाइन और 1927 में इसके खोज किए थे। और ये पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम राज्य बलूचिस्तान के में तास्ती नदी के किनारे पर स्थित है। और इसमें हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है चंद्रहुद्रो। चंद्रहुद्रो के खोजकर्ता कौन है? तो NG मजूमदार 1931 में किए थे। ये सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में है। ठीक है, और यहाँ से मनकी बनाने का कारखाना प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है आमड़ी। आमड़ी के खोजकर्ता कौन है? NG मजूमदार और 1935 में किए थे। ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है और यहाँ से हिरण के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कालीबंगन। कालीबंगन की खोज के द्वारा की गई थी और 1953 में की गई थी। राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है और यहाँ से अग्नि वेदिकाएं, ऊंट की हड्डियां, लकड़ी का हल आदि मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लोथल, जो कि R राव के द्वारा 1953 में खोज की गई थी और यहाँ से गुजरात कैम्बू की खाड़ी के समीप भोगवा नदी के किनारे पर ये स्थित है। और ये मानव निर्मित बंदरगाह, गोदीवाड़ा, धान की भूसा, अग्नि वादिकाएं, शतरंज का खेल आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सुरकोटदा। सुरकोटदा
की खोजकर्ता कौन है? तो जेपी जोशी है, 1964 में किए थे। और ये कहाँ है? तो गुजरात में है। और यहाँ से घोड़ों की हड्डियाँ मन के प्राप्त हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बनावली, जो कि इनके खोजकर्ता हैं RS बिस्ट और जेपी जोशी। ठीक है। और ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और यहाँ से मन के जौ, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृति की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है धौलावीरा, जिसके खोजकर्ता कौन है? RS बिस्ट, 1990 में। और ये गुजरात के कच्छरन में स्थित है। और यहाँ से जल निकासी प्रबंधन और जलकुंड प्राप्त हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स वैदिक काल। ठीक है। वैदिक काल के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। तो वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भाग में बांटा गया है। कौन कौन? तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इनका समय क्या है फ्रेंड? तो 1500 ईसा पूर्व है ऋग वैदिक काल का। और उत्तर वैदिक काल का कितना समय है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। ठीक है। और ऋग्वेद काल की सर्वाधिक पवित्र नदी किसे मानी जाती थी? तो सरस्वती को मानी जाती थी। और इसे नदी तमा यानी कि नदियों में प्रमुख भी कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, आर्य एवं वैदिक काल की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ऋग्वेद से मिलती है। आर्य एवं वैदिक काल की जानकारी जो है वो ऋग्वेद से मिलती है। और वेद की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो वेद की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वैदिक संहिताओं का सही क्रम। ठीक है। वैदिक संहिता का सही क्रम दिया गया है फ्रेंड्स, देखते हैं। वैदिक संहिता ब्राह्मण, अर्णयक एवं उपनिषद है। ठीक है। और वेदांग की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो 6 है। कौन कौन? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष एवं छंद है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, चारों वेदों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो संहिता कहलाता है। ठीक है। 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ठीक है। उसके चारों वेदों के सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? तो संहिता कहलाता है। ठीक है। और ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को क्या कहते हैं? वेद त्रयी या त्रयी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता की जानकारी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अर्णय ग्रंथ एवं उपनिषद ग्रंथ से प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है फ्रेंड्स? तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अर्णय ग्रंथ एवं उपनिषद ग्रंथ से प्राप्त होती है। ठीक है। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वेद कौन है फ्रेंड? तो ऋग्वेद है। ठीक है। और सबसे प्राचीन है ये। ठीक है। और इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त है। ठीक है। ऋग्वेद के 9वें मंडल किसको समर्पित है? तो सोम को समर्पित है। ठीक है। अस्तोमा सद्गमय वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में उल्लेखित है। और इसकी रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र के द्वारा इसकी रचना की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है छंदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रम का उल्लेख किया गया है। छंदोग्य उपनिषद में कितने आश्रमों का उल्लेख किया गया है फ्रेंड्स? तो 3 आश्रम का उल्लेख किया गया है। जबकि चारों आश्रम का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो सर्वप्रथम जाबलोपनिषद में मिलता है। ठीक है। चारों आश्रम का उल्लेख जाबलोपनिषद में सर्वप्रथम मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था जो थी वो व्यवसाय पे आधारित थी। ऋग्वेद से बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार एवं कारीगर आदि शिल्प वर्ग की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। ऋग्वेद में प्रमुख व्यवसाय का उल्लेख प्राप्त होता है, जो कि इस प्रकार से तक्षण, धातुकर्मी, स्वर्णकार, चर्मकार, वाय, कुंभकार आदि। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वेद के सर्व प्रमुख देवता कौन है? तो इंद्र है। ठीक है। और इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। ठीक है। यह बादल एवं वर्षा का देवता
देवता थे। और ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति कितनी बार की गई है फ्रेंड्स? तो 250 बार की गई है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल में सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में इंद्र के स्थान पे प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यजुर्वेद में व्रीहि, यौ, मान, मृदंग, गोधूम, मसूर आदि अनाजों का वर्णन मिलता है। ठीक है। इस काल में व्रीहि, यौ, मान, मृदंग, गोधूम, मसूर आदि अनाज का वर्णन मिलता है। ठीक है। और अथर्ववेद में सर्वप्रथम नहरों का उल्लेख हुआ है। सर्वप्रथम नहरों का उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल आदि माप की विभिन्न इकाइयाँ थी। ठीक है। और द्रोण अनाज मापने के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? तो उपनिषद में मिलती है। ठीक है। और पुनर्जन्म की अवधारणा किस उपनिषद में मिलती है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। ठीक है। निष्काम कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किस उपनिषद में सर्वप्रथम मिला? तो सर्वप्रथम ईशोपनिषद में किया गया है इसका प्रतिपादन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में है? तो कठोपनिषद में है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग वैदिक कालीन समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होता था और इसके अलावा इससे अन्य इकाइयों के रूप में ग्राम, 20 जन का उल्लेख भी हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? पशुचारण था। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था फ्रेंड्स? तो उसका मुख्य आधार पशुचारण था। और पशुओं की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की प्रार्थना एवं अनुष्ठान किए जाते थे। ठीक है। गाय को अघन अर्थात ना मारे जाने वाले पशु कहा गया है। गाय को क्या कहा गया है? अघन्य कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गाय से संबंधित विभिन्न शब्दों के उल्लेख से मिलता है। ठीक है। गाय से संबंधित विभिन्न शब्द हैं, गोमत यानी कि धनी व्यक्ति, गविष्ठ यानी कि गाय की खोज, गोपति गाय का रक्षक आदि। ठीक है। वैदिक काल में सभा और समिति नामक दो संस्थाएं थी। वैदिक काल में क्या थी फ्रेंड्स? तो सभा और समिति नामक दो संस्था थी। सभा जो था, सभा श्रेष्ठ एवं सम्राट लोगों की संस्था थी और समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। राजा को चुनने एवं पदच्युत करने का कार्य करती थी, जो कि ये राजा के पदच्युत करने का कार्य करती थी। ठीक है। और अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां भी कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है वेदों के ब्राह्मण, अर्णयक तथा उपनिषद। चलिए देखते हैं। वेद, सबसे पहले ऋग्वेद है। ऋग्वेद के ब्राह्मण को क्या कहा जाता था? ऐतरेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण। ठीक है। और इसके अर्णयक है ऐतरेय कौस्तुकी। ठीक है। और इसके उपनिषद है ऐतरेय उपनिषद और कौस्तुकी। ठीक है। और इसका उपवेद क्या है? ऋग्वेद का आयुर्वेद है। और प्रवर्तक कौन है? तो प्रजापति है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सामवेद है। सामवेद के ब्राह्मण को क्या कहा गया है? तो पंचवीश ब्राह्मण, तांडव ब्राह्मण, षड्वीश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण। ठीक है। और इसके अर्णयक अर्णयक कौन है? तो अर्णयक छंदोग और जैमिनीय है। ठीक है। और उपनिषद कौन है? तो छंदोग उपनिषद और कैनोपनिषद। ठीक है। और सामवेद के उपवेद का क्या नाम है? तो गंधर्व वेद है। ठीक है। जिसके प्रवर्तक कौन है? नारद है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यजुर्वेद है। तीसरा हमारा है यजुर्वेद। इसके ब्राह्मण को तैत्रीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण कहा जाता था। ठीक है। और अर्णयक इसका है बृहदारण्यक और तैत्तिरीय। ठीक है। और उपनिषद है श्वेतरोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ईशोपनिषद और
और है मेरा मैत्रेयनी उपनिषद, कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ठीक है। और इसके उपवेद है धनुर्वेद, और इसके प्रवर्तक कौन है, विश्वामित्र है, ठीक है। और चौथा हमारा है अथर्ववेद, इसके ब्राह्मण गोपत ब्राह्मण है। और उपनिषद है मुंडक उपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद, ठीक है। और इसके उपवेद का नाम क्या है फ्रेंड्स, तो शिल्प वेद है। और इसके प्रवर्तक कौन है, विश्वकर्मा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा है प्रमुख भारतीय दर्शन एवं उनके संस्थापक। चलिए इनके बारे में देखते हैं। दर्शन, न्याय दर्शन, सबसे पहले है न्याय दर्शन, जिसके संस्थापक कौन है फ्रेंड्स, महर्षि गौतमी है, ठीक है। और दूसरा हमारा है सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है, महर्षि कपिल है, ठीक है। और हमारा तीसरा है मीमांसा दर्शन, जिसके संस्थापक है महर्षि जैमिनी, ठीक है। और चौथा हमारा है योग दर्शन, जिसके संस्थापक है महर्षि पतंजलि, ठीक है। और हमारा पांचवा है वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, जिसके संस्थापक कौन है, महर्षि कणाद हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं महाजनपद काल, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है महाजनपद काल। महाजनपद काल के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद का विकास हुआ था। महाजनपदों की कुल कितनी संख्या है फ्रेंड्स, तो 16 है, ठीक है। और इसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में किया गया है। महाजनपद का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में किया गया है, ठीक है। 16 महाजनपद में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली था। जो 16 महाजनपद की संख्या है उसमें जो हमारा मगध है वो सर्वाधिक शक्तिशाली था, ठीक है। और बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्र कौशल, मगध, वत्स एवं अवंती थे, ठीक है। बुद्धकालीन जो 4 शक्तिशाली राजतंत्र थे वो कौन कौन थे, तो कौशल, मगध, वत्स एवं अवंती, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गणराज, गणराज गणतंत्रीय राज, ठीक है। गणतंत्रीय राज देखते हैं। तो बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज थे, जिसमें 8 वज्जी संघ के तथा 2 मल के अंतर्गत थे। बुद्ध के समय कितने गणतंत्र राज थे, तो 10 गणतंत्र राज थे, जिसमें 8 वज्जी संघ के थे और 2 मल के अंतर्गत थे, ठीक है। बुद्ध काल का सर्वाधिक बड़ा व शक्तिशाली वैशाली का लिच्छवी गणराज था। 10 गणतंत्र राज निम्न थे, ठीक है। इस प्रकार है 10 गणतंत्र राज: कपिल वस्तु के शाक्य, सुमसुमार गिरी के मग, अलकंप के बुली, कैशुपुत के कलाम, ग्राम के कोलिये। और छठा हमारा है कुशीनाड़ा के मल, सातवां है पावा के मल, आठवां है पिपलीवन के मोड़िए, और नौवां है हमारा वैशाली के लिच्छवी, और 10वां कौन सा है, मिथिला के विद्रोह है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में समझते हैं फ्रेंड्स। जैन धर्म देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक इसके प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, ठीक है। इसके प्रथम तीर्थंकर कौन थे फ्रेंड्स, तो ऋषभ देव थे, और यही जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर हुए, ठीक है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स और कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। और इनके बचपन का नाम क्या था फ्रेंड्स, तो वर्धमान था। और इनके पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था, ठीक है। जो कि ज्ञात्री कुल के जो कि क्या थे, ज्ञात्री कुल के थे, ठीक है, के मुखिया थे। और माता माता कौन थी, तो माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, ठीक है। और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में क्या किए, ये गृह त्याग के बाद 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर को जोम्बी ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल सर्वोच्च की ज्ञान प्राप्ति हुई, ठीक है। जैन ग्रंथ में केवल किसको कहा जाता है, सर्वोच्च ज्ञान की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर जिन यानी कि विजेता, अहर्त, पूज्य और निग्रंथ, वंदहीन कहलाए। ठीक है। और बौद्ध साहित्य में महावीर को क्या कहा गया? निगंठ, नाथ पुत्र कहा गया है। ठीक है। बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया है? महावीर को निगंठ कहा गया है, निगंठ नाथ पुत्र कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिए। महावीर का उपदेश किस भाषा में है फ्रेंड्स? तो प्राकृत यानी कि अर्धमागधी भाषा में है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो उनके दामाद जामली बने थे। ठीक है। प्रथम जैन भिक्षुनी कौन थी? तो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म में कितने रत्न थे? तो त्रिरत्न थे। कौन कौन? तो सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म में पंच महाव्रत, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपिग्रह एवं ब्रह्मचर्य की व्यवस्था की गई है। ठीक है। जैन ग्रंथ में पंच महाव्रत, अहिंसा, सत्य, सत्य, अपिग्रह एवं ब्रह्मचर्य की व्यवस्था की गई। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई और कब हुई? तो महावीर की मृत्यु को निर्वाण बोलते हैं और बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वायदवाद, अनेकांतवाद अथवा सप्तभंगनीय को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा गया है। ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत सयादवाद तथा सप्तभंगीय को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, कुछ प्रमुख शासक जैन धर्म के अनुयायी थे। कुछ प्रमुख शासक जैन धर्म के अनुयायी थे, देखते हैं फ्रेंड्स। उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग राज खारवेल, अमोघ वर्ष, राष्ट्रकूट राजा, चंदेल शासक। ठीक है। ये सब जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से प्रेरित है। जैन धर्म का जो आध्यात्मिक विचार है, जैन धर्म का जो आध्यात्मिक विचार है फ्रेंड्स, वो सांख्य दर्शन से प्रेरित है। ठीक है। और महावीर की मृत्यु के बाद जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदाय में बट गए। ठीक है। क्या हुआ? वो महावीर की मृत्यु के बाद जैन मत क्या हुआ? दो भागों में बट गया, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। ठीक है। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर, स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वे श्वेतांबर, जो कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, एवं जो भद्रबाहु के शिष्य थे वो दिगंबर यानी कि नग रहने वाले कहलाए। ठीक है। और जैन तीर्थंकरों की जीवनियों का संकलन भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में किया गया है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है। जैन तीर्थंकरों की जीवनियों का संकलन भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में किया गया है, जो कि किस भाषा में लिखा गया है फ्रेंड्स? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण कराया। चंदेल शासकों ने क्या किया? तो खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण कराया। और उज्जैन और मथुरा जैन धर्म के प्रसिद्ध केंद्र थे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जैन संगीतियाँ हैं। जैन संगीतिया के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। तो प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? तो 298 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व में हुई थी। और स्थान कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में। और अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। और प्रथम संगीति में 12 अंगों का संकलन किया गया। वह जैन धर्म दो भागों में विभाजन हो गया, श्वेतांबर एवं दिगंबर में। ठीक है। और द्वितीय संगीति कब हुई थी? तो 512 ईसा पूर्व में थी। ये वल्लवी यानी कि गुजरात में द्वितीय संगीति हुई थी। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देवधर गणी थे या क्षमाश्रमण। ठीक है। ठीक है। और द्वितीय जैन संगीति के दौरान जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध एवं संकलित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म
563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, और इनके बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। और इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए। ठीक है, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलाड़ कलाम के से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, वो अलाड़ कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। ठीक है, सिद्धार्थ को एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और इन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे क्या हुआ? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। ठीक है, और वह स्थान बोध गया कहलाया। ठीक है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे, ऋषिपत्तनम में, और जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में तथा कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्य में दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन अनुयायी शासक थे। ठीक है, बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन अनुयायी शासक थे। बुद्ध के प्रधान शिष्य कौन थे? उपाली एवं आनंद थे। ठीक है, और बुद्ध की मृत्यु कब हो गई? तो 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हो गई। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? तो बुद्ध धम्म और संघ। ठीक है, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोग उपनिषद में किया गया है। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है फ्रेंड्स? तो छंदोग उपनिषद में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य है। बौद्ध धर्म के कितने आर्य सत्य है? तो 4 आर्य सत्य है। कौन कौन? तो दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए। संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने क्या बताया? अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, जो इस प्रकार है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं, जैसे विनय पिटक, संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं, सूत पिटक तथा अभिधम्म पिटक। ठीक है, सूत पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूत पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध संघ का संगठन गणतांत्रिक आधार पर हुआ था। बौद्ध संघ का संगठन क्या हुआ था फ्रेंड्स? गणतांत्रिक आधार पर हुआ था। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म हीनायन एवं महायान 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म हीनायन एवं महायान 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बिहार और बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में विशेष योगदान दिया। ठीक है, और नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के लिए प्रधान केंद्र थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। बौद्ध संगीतियाँ दी गई हैं। ठीक है,
तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? तो राजगीर में हुई थी और 483 ईसा पूर्व में और अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। और बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पिटक तथा विनय पिटक नामक पिटकों में अलग अलग संकलन किया गया था। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति में। और द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ था? कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था और 383 ईसा पूर्व में हुआ था और कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो शावक मीर थे। और पूर्वी तथा पश्चिमी भिक्षुओं के आपसी मतभेद के कारण संघ का अस्थावीर एवं महासंघिक में विभाजन हो गया था। ठीक है, द्वितीय संगीति में। और तृतीय संगीति को देखते हैं फ्रेंड्स। तो तृतीय संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था 250 ईसा पूर्व में और ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस थे। ठीक है, और धर्म ग्रंथ का अंतिम रूप से संकलन व अभिधम पिटक का संकलन एवं संघ भेद को समाप्त करने के लिए कठोर नियम था। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो कुंडल वन में, जो कि कश्मीर में हुआ था। ठीक है, और ये प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ये कनिष्क के शासन काल में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र व अशोक घोष थे। ठीक है, और विभाषा शास्त्र नामक टीका का संस्कृत में संकलन व बौद्ध संघ का हीनायन एवं महायान संप्रदाय में विभाजन इस समय हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मौर्य साम्राज्य। अगला टॉपिक कौन है फ्रेंड्स? तो मौर्य साम्राज्य है। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 322 ईसा पूर्व में हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है, नेक्स्ट है ब्राह्मण साहित्य। चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ क्षत्रिय तथा विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस में वृषल कुल का बताया गया है। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? शूद्र कहा गया है। बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में क्षत्रिय तथा विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस में क्या कहा गया है? तो वृषल कहा गया है, यानी कि निम्न कुल के बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य को एस्ट्रेबो एवं जॉस्टिन ने क्या कहा है? तो सेंड्रोकोटस। एरियन तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस तथा फिलाकर्स ने सेंड्रोकोटस कहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो 305 ईसा पूर्व में हराया था। और सेल्यूकस निकेटर ने युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को क्या किए? दे दिए। और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को क्या किए? 500 हाथी उपहार में दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन कहाँ किया गया है? तो एपियानस में किया गया है। ठीक है, चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, वही आया था। ठीक है, यह भारत आने वाला प्रथम राजदूत था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य का वर्णन किया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मेगास्थनीज की पुस्तक के नाम क्या है? इंडिका। और इंडिका में क्या क्या लिखे हैं? तो ये मौर्य साम्राज्य का वर्णन किए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानुर और मुरनानुर तथा अशोक के अभिलेखों से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहाँ पे बिताया था? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला
नामक स्थान पर बिताया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो हुई थी 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हो गई थी। ठीक है, नीराहार ढह के अपना क्या किए, प्राण त्याग दिए। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, तो बिंदुसार था। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को क्या क्या कहा, अमित्रघात कहा। ठीक है, और वायु पुराण में भद्रसार तथा जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार जो था आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और एस्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मीठी मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की मांग की थी। और नेक्स्ट देखते हैं, बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्य वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक कहलाता था। जिसका प्रधान क्या कहलाता था, खल्लाटक कहलाता था। ठीक है, और बिंदुसार के बाद अशोक मगध का शासक बना। बिंदुसार के बाद कौन शासक बना मगध का, तो अशोक। ठीक है, और मस्की, निटूर, उद्गोलम एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक मिलता है। अशोक का नाम अशोक मिलता है। और शेष अभिलेखों में उसे देवानम प्रिय देवना एवं प्रियदर्शी कहा गया है। ठीक है, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है, अशोक वर्धन कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। क्या किया, ये कलिंग की राजधानी तोसली पे अधिकार कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने क्या की थी, दीक्षा दी थी। ठीक है, और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजे थे। ठीक है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, तो अशोक के द्वारा किया गया था। और अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 750 ईस्वी में टिफेंथलर ने सर्वप्रथम अशोक के दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की खोज की थी। ठीक है, और जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था और 1837 ईस्वी में पढ़ा था। ठीक है, अशोक के बृहद शिलालेख दिया गया है। देखते हैं फ्रेंड्स, प्रथम शिलालेख जो कि पशु बलि की निंदा है इसमें। ठीक है, दूसरा शिलालेख मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा। तीसरा शिलालेख किससे संबंधित है, तो अधिकारियों का 5वें वर्ष दौड़ा। पांचवा शिलालेख धम्म महामात्रों की नियुक्ति। 11वां शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है और 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य काल में बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था। मौर्य काल में बलि जो था एक प्रकार का क्या था, धार्मिक कर था। जबकि भू राजस्व में राजा के हिस्से को भाग कहा जाता था। भू राजस्व में राजा के हिस्से को क्या कहा जाता था, भाग कहा जाता था। उदक भाग सिंचाई कर था। ठीक है, उदक भाग जो था वो सिंचाई कर था। भड़हुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, भड़हुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी, तो मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। और अशोक का कौशाम्बी अभिलेख रानी का अभिलेख कहलाता है। रानी का अभिलेख अशोक का कौशाम्बी अभिलेख कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर गुफाएं आजीविकों को दान में दी गई थी। ठीक है, जिसने
जिसमें से बराबर की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सारनाथ स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। सारनाथ को क्या किया गया है फ्रेंड्स? तो सारनाथ स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। धमेक स्तूप सारनाथ में है। धमेक स्तूप सारनाथ में है, जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने पहले 5 ब्राह्मण शिष्य को पहला उपदेश दिया था, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य प्रशासन के विषय में कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं मेगास्थनीज की इंडिका से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य प्रशासन के विषय में कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं मेगास्थनीज के इंडिका से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, न्यायालय में दीवानी मामले, विवाह एवं तलाक और कंटक शोधन न्यायालय में फौजदारी मामलों को निपटाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य काल में पूर्वी तट पर ताम्रलिपि तथा पश्चिमी तट पर वृक्ष और सोपड़ा भारत के महत्वपूर्ण पतन थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन सिक्के इस प्रकार है, करशापन पन या धड़न चांदी, स्वर्ण, भाषक, काकनी, छोटे तांबे का सिक्का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रमुख भारतीय विद्वान एवं उनके संरक्षक। प्रमुख भारतीय विद्वान का नाम दिया गया और उनके संरक्षक दिया गया है। ठीक है, तो कौटिल्य के संरक्षक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, और अश्वघोष कनिष्क, नागार्जुन कनिष्क, चरक कनिष्क, हरिसेन समुद्रगुप्त, वानभट्ट हर्षवर्धन, चंद्रवरदायी पृथ्वीराज चौहान और कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के संरक्षक थे। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त था, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम को क्या माना जाता है? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह किया और महाराजधिराज की उपाधि धारण कर गुप्त संवत की शुरुआत की। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। ठीक है, और गुप्त वंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने रजत यानी कि चांदी के सिक्के जारी किए थे। गुप्त वंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने रजत चांदी के सिक्के जारी किए थे। और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को क्या किया था? पराजित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को क्या कहा है? भारत का नेपोलियन कहा है। पूछा जाता है फ्रेंड्स, भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर है, देखते हैं, विष्णु मंदिर जो कि तिगवा मध्य प्रदेश में है, शिव मंदिर भूमड़ा मध्य प्रदेश में, पार्वती मंदिर नचना कुठरा मध्य प्रदेश में, दशावतार मंदिर जो है वो देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, शिव मंदिर है खोह मध्य प्रदेश में, भीतरगांव मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन था, जिसने संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन था, और इन्होंने संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विजय का विवरण मिलता है। ठीक है, समुद्रगुप्त ने विजयों के उपलक्ष्य में क्या किए थे? तो अश्वमेघ यज्ञ किए थे। ठीक है, और समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। वह संगीत कवि और विद्या का संरक्षक था, और तथा उसके सिक्के पर उसे
बीना बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। उसने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों से साम्राज्य का विस्तार किया था। ये क्या किए थे? तो उसने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों से क्या किए थे? साम्राज्य का विस्तार किए थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त प्रथम के अन्य नाम क्या क्या थे? तो देवगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या क्या नाम था? तो देवगुप्त, देवरास और देवश्री तथा उपाधियां विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत आदि थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बौद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, और इस शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए और सकारी की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए और सकारी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और उसकी विजयों का विवरण उदयगिरी गुहालेख से प्राप्त होता है। ठीक है, और उसके दरबार में 9 रत्न विद्यमान थे: कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, अमरसी, शंको, वेताल भट्ट, घटकपर, वरामिहिर और वरुरुचि आदि थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किससे किया? तो वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुमार गुप्त था। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमार गुप्त के हैं। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्कंदगुप्त ने प्रणदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। वह उसके पुत्र चक्रपालित से गिरिनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण कौन किया था फ्रेंड्स? पुनर्निर्माण। तो पुनर्निर्माण सुदर्शन झील का स्कंदगुप्त के प्रणदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था और उसके पुत्र चक्रपालित से गिरिनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, चक्रपालित किया था। ठीक है, और प्रशासनिक सुविधा के लिए स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी अयोध्या स्थानांतरित की थी। ठीक है, और अंतिम शासक कौन था गुप्त वंश का? तो विष्णुगुप्त था। गरुड़ गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। गुप्त वंश के राजकीय चिन्ह क्या था फ्रेंड्स? तो गरुड़ था। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स कला साहित्य है। कला साहित्य देखते हैं तो नारद, कात्यायन, याज्ञवल्क्य एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना भी गुप्त काल में हुई है। ठीक है, और सर्वप्रथम जाति के रूप में कायस्थ का उल्लेख कहाँ है? तो ओशनम स्मृति में मिलता है। ठीक है, कायस्थ का उल्लेख ओशनम स्मृति में मिलता है। सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गुप्त काल में निर्मित अजंता एवं बाघ की गुफाएं महत्वपूर्ण हैं, जिनमें अजंता की गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र विशेष रूप से प्रशंसनीय है। वह गुफा संख्या 17 में बुद्ध की जीवनी से संबंधित चित्र उत्कीर्ण है। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है बीज गणित के लिए ब्रह्मगुप्त ने जिस शब्द का प्रयोग किया वह कुटक गणित है। यह एक निश्चित समीकरण की शर्तों को कम करने के लिए एक एल्गोरिदम है। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट के शून्य के सिद्धांत तथा दशमलव प्रणाली का विकास गुप्त काल में ही हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गुप्तकालीन साहित्यिक रचनाएं। गुप्तकालीन साहित्यिक रचनाएं के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। तो पुस्तक ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम, मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम ये
किसके द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स? तो कालिदास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम, ये विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है। और काव्य दर्शन और 10 कुमार चरित किसके द्वारा? तो दंडी के द्वारा लिखा गया है। स्वप्नवास दत्तम चारुदत्त अड़ुभंग कर्णभा पंचरात्रि किसके द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स? भास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं हर्षचरित कादम्बरी, ये वान भट्ट के द्वारा लिखा गया है। नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली हर्ष के द्वारा लिखा गया है। किरातुर जुर्नियम भाड़वी के द्वारा लिखा गया है। रावण वध वत्स भट्टी के द्वारा। अमरकोश अमर सिंह के द्वारा। चंद्र व्याकरण चंद्र गोमिनी के द्वारा। विशुद्धि मग बुद्ध घोष के द्वारा। बृहद संहिता या पंच सिद्धांतिका वरामिहिर के द्वारा। ब्रह्म सिद्धांत या आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत किसके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं न्याय अवतार सिद्धसेन के द्वारा। नीति शास्त्र कामंदक के द्वारा। चरक संहिता चरक के द्वारा। मृक्षकटिकम शूद्रक के द्वारा। योगाचार अशंक के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गुप्त काल में शैव धर्म के अनेक संप्रदाय का विकास हुआ, ठीक है। और शैव पशुपति कपालिक और कालामुख, ठीक है। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन राजवंशों का उदय हुआ वह वर्धन पुष्यवती वंश था। पुष्यवती वंश था, ठीक है, जिसका स्थापना पुष्यवती ने की थी और इसकी राजधानी थानेश्वर थी, ठीक है। और इसके प्रथम शासक प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक और महाधिराज जैसे सम्मानजनक उपाधियां धारण की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा, ठीक है। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन क्या किए? थानेश्वर की गद्दी पर बैठे, ठीक है। और हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। हर्ष ने कनौज को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। और ऐहोल प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिससे हर्ष की पराजय हुई और चिन्नी यात्री हेनसंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। चिन्नी यात्री जो हेनसंग था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा है हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है और नीति का पंडित एवं शाक्य मुनि भी कहा जाता है, ठीक है। यात्रियों का राजकुमार तथा नीति का पंडित एवं शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? हेनसांग को कहा जाता है, ठीक है। हर्षवर्धन ने वानभट्ट मयूर दिवाकर व हेनसांग आदि विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, ठीक है। वह सूर्य एवं शिव एवं बुध का उपासक था, ठीक है। हर्ष प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित करता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, वानभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। वानभट्ट कौन थे? तो हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की थी, ठीक है। वानभट्ट के द्वारा हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की गई है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रियदर्शिका रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी, ठीक है। प्रियदर्शिका रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो हर्ष के द्वारा की गई थी, जिसके लिए उसे साहित्यकार सम्राट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पूर्व मध्यकालीन राजवंश। पूर्व मध्यकालीन राजवंश है, ठीक है। देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम था। और गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक वत्स्य राज था, ठीक है। और इसके समय में त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई, ठीक है। और गुर्जर प्रतिहार का प्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में किया गया है। गुर्जर प्रतिहार का
प्रतिहार का प्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में किया गया है। और ऐहोल अभिलेख जैन कवि रवि कृति ने संस्कृत में लिखा है। ठीक है, ऐहोल अभिलेख जो है वो जैन कवि रवि रीति के द्वारा संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। मिहिर भोज प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। गुर्जर प्रतिहार वंश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो मिहिर भोज था। ठीक है, मिहिर भोज प्रथम था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। चंद्रदेव ने गहरवाल वंश की स्थापना की थी। गहरवाल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो चंद्रदेव के द्वारा। ठीक है, और गोविंद चंद्र गहरवाल वंश का यशस्वी शासक होने के साथ साथ विद्वान भी था। उसे उसके लेखों में विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जयचंद्र था। और 1194 में चंदावड़ के युद्ध में जयचंद मोहम्मद गौरी द्वारा पराजित हुआ। ठीक है, मोहम्मद गौरी के द्वारा क्या हो गए? पराजित हो गए चंदावड़ के युद्ध में, जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और जयचंद्र ने संस्कृत के प्रख्यात कवि श्रीहर्ष को संरक्षण प्रदान किया था, जिसने नैषध चरित एवं खंडन खाद की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। और पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो और जयानक ने संस्कृत का काव्य पृथ्वीराज विजय की रचना की है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत। पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत को देखते हैं फ्रेंड्स। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कौन किया था? तो दंती दुर्ग ने किया था। और मानखेत को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, और उसने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ किया। ठीक है, कौन सा यज्ञ किया था? तो हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ किया था। और एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन था? तो कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पूर्ण रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाकातक वंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने की थी। वाकातक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड्स? तो विंध्य शक्ति के द्वारा की गई थी। और वाकातक वंश में प्रवरसेन प्रथम एकमात्र शासक थे जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। ठीक है, वाकातक वंश के एकमात्र शासक जो कि प्रवरसेन थे। प्रवरसेन प्रथम एकमात्र शासक थे जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। और प्रवरसेन द्वितीय ने प्राकृत भाषा में सेतुबंध की रचना की, जिसमें उसने राम की लंका विजय का उल्लेख किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन द्वितीय ने की। इनमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। ठीक है, और वातापी के चालुक्य वंश के साक्ष्य रवि कृति ऐहोल अभिलेख से मिलते हैं। वातापी के चालुक्य वंश के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं फ्रेंड्स? तो रवि कृति के ऐहोल अभिलेख से मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है चालुक्य नरेश विक्रमादित्य ने पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन द्वितीय को पराजित कर कांचीकोट की उपाधि धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फ्रेंड्स पल्लव वास्तुकला ही दक्षिण की द्रविड़ कला शैली का आधार थी। ठीक है, पल्लव वास्तुकला जो थी दक्षिण की द्रविड़ कला शैली की आधार थी। ठीक है, द्रविड़ स्थापत्य के 3 प्रमुख अंग थे रथ मंडप विशाल मंदिर। ठीक है, पर्सी ब्राउन ने पल्लव वास्तुकला के विकास की शैलियों को 4 भागों में विभाजित किया है। ठीक है,
कितने भागों में विभाजित किया है फ्रेंड्स? तो 4 भागों में विभाजित किया है, जो कि है महेंद्र वर्मन, मामलो शैली, राजसी शैली और नंदी वर्मन शैली। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की। चोल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड्स? तो विजयालय के द्वारा की गई थी। उसने तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया और नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। ठीक है। उसने चोलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था और स्थानीय स्वशासन चोल शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता थी। स्थानीय शासन जो थी वो चोल शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता थी। चोल अभिलेख से 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। चोल अभिलेखों से 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है, जैसे ऊर सभा और महासभा और नगरम। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, चोल काल में भूमिकर ग्राम सभा द्वारा वसूल किया जाता था। चोल काल में जो भूमि कर था वो किसके द्वारा वसूल किया जाता था? ग्राम सभा के द्वारा वसूल किया जाता था। ठीक है। और चोल साम्राज्य में भूमि कर कुल उपज का भाग हुआ करता था। ठीक है। कुल उपज का भाग हुआ करता था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, चोल मंदिर निर्माण कला की मुख्य विशेषता थी वर्गाकार ऊंचे विमान, मंडप, गोपुरम, कलापूर्ण स्तंभ। ठीक है। और कांस्य की नटराज मूर्ति का निर्माण किस काल से शुरू हुआ? तो चोल काल से ही शुरू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए दान दी गई भूमि क्या कहलाती थी? तो शालाभोग कहलाती थी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, पंप, पोन एवं रन कन्नड़ साहित्य के तीन रत्न माने जाते थे। ठीक है। पंप, पोन एवं रन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते थे। ठीक है। और जैन तीर्थंकरों पर पंप ने आदि पुराण, पोन ने शांति पुराण और रन ने अजित पुराण की रचना की थी। ठीक है। थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री की पार्ट 2 वीडियो के साथ।